गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज आपका फिर से एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिवीजन वीडियो लेक्चर सेकंड का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन था। और पिछले वीडियो के लास्ट में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों को एक नया टॉपिक मिला था पढ़ने के लिए, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बाबू इमेज। आज हम उसी इमेज के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग उसी इमेज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए बाबू, आप देख पा रहे होंगे इमेज, जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिख रखा है। ये सबसे पहला टॉपिक इमेज है। हम लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो क्या देखते हैं? जैसा हम हैं वैसा ही, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई डिफरेंस नहीं मिरर में हमें दिखाई देता है। हूबहू एकदम 100% जो कलर हमारे चेहरे का है वही कलर इमेज में दिखाई देता है। जितना लाइट हमारे चेहरे पे अपीयर है उतना ही लाइट उस पर भी अपीयर, उस इमेज में भी अपीयर रहता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ही एक डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए बाबू, हमने डेफिनेशन लिख रखा है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। वस्तु की प्रकाशीय उपस्थिति को प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कहा गया कि अपीयरेंस है किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट ही उपस्थित हो गया, अपीयर हो गया, लेकिन क्यों? लाइट के कारण, इसलिए उसको हम लोगों ने ऑप्टिकल अपीयरेंस कहा हमने। और वो जो अपीयरेंस है, वो जो उपस्थिति है वस्तु की, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जो डुप्लीकेट हमें दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है। अब रहा सवाल कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो हमने बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का रेज चलता है और मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हो या किसी दूसरे मीडियम से उसका रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों के कारण वो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हुए फील होते हैं या फिर इंटरसेक्ट होते हैं। देखा जाए बाबू, द रेज coming from an object intersect or seem to intersect at a point after reflection and refraction। किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी बिंदु पर कटते हैं या कटते हुए प्रतीत होते हैं। उसी वस्तु को, उसी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं बाबू इमेज। उसी वस्तु को हम लोग, उसी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं प्रतिबिंब। मतलब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, परावर्तन हुआ उसका, रिफ्लेक्शन हुआ उसका या फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद जहाँ पर वे इंटरसेक्ट होते हैं उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये इमेज दो तरह का होता है। अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे बाबू यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। तो ये आपको डेफिनेशन में ही दिखाई दे रहा है बाबू कि हमने कह रखा है कि रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे या तो कटेंगे या फिर कटते हुए फील होंगे, या फिर कटेंगे या कटते। तो अगर रियल में कटते हैं तो वो बनेगा, कहलाएगा रियल इमेज, और अगर कटते हुए फील होते हैं तो वो कहलाएगा वर्चुअल इमेज। आप देख लीजिए, रियल इमेज का हमने पहला डेफिनेशन लिख रखा है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से कटता है, बनता है। जबकि वर्चुअल इमेज में हमने लिख रखा है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। माने यह परावर्तित या अपवर्तित किरणों के आभासी कटान से, मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरणें कटती नहीं है, कटती हुई प्रतीत होती हैं। यह जो होता है रियल इमेज, वो हमेशा उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। चूँकि रियल इमेज के पास लाइट होता है, इसलिए रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है और वर्चुअल इमेज को किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है बाबू। अब देख, समझना हमें ये बात है कि हम लोगों ने तो कह रखा है कि इमेज बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगा। लेकिन आप देखिए, आपके चारों तरफ बहुत सारी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जैसे दीवार हमारी एक अपारदर्शी वस्तु है, लेकिन उसका मतलब कि वहाँ से भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन दीवार में तो हमें अपना इमेज दिखाई नहीं देता है, हमें अपना इमेज केवल मिरर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि डेफिनेटली मिरर कोई स्पेशल टेक्निक होती है। तो बाबू स्पेशल टेक्निक क्या? मिरर इमेज बनने का दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जो लाइट ऑब्जेक्ट से चला
उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ हम सरफेस चाहिए हमें। इसके लिए हम एक ग्लास ले लेते हैं। ग्लास अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले सब्सटेंसेज में से डायमंड के बाद अगर सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है तो ग्लास होता है, सबसे ज़्यादा स्मूथ तो डायमंड। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा स्मूथ डायमंड होता है और उसके बाद स्मूथ ग्लास होता है। ठीक है, तो ग्लास हम लोग लेते हैं, और चूंकि ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके दूसरी ओर के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसको ओपेक बनाने के लिए हम लोग एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं सिल्वर, जो कि कंप्लीट रिफ्लेक्टर होता है। तो ग्लास के एक सरफेस को सिल्वराइज कर देते हैं, मतलब उस पर सिल्वर का एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्लास और सिल्वर मिला करके हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसकी सहायता से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जा सकता है। ठीक, उसी इंस्ट्रूमेंट को, उसी डिवाइस को, उसी अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं बाबू मिरर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बाबू, सबसे नीचे हमने मिरर का डेफिनेशन लिख रखा है कि मिरर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बाबू, तो मिरर का डेफिनेशन ये आपके सामने हो गया कि इससे इमेज प्राप्त। अब मिरर दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है, तो ये ग्लास हो गया और ये एकदम सरफेस प्लेन है और इसके एक सरफेस को हमने सिल्वराइज कर दिया, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। ये सिल्वराइज सरफेस, नीचे वाला सिल्वराइज हो गया, और ऊपर वाला जो सरफेस है बाबू ये रिफ्लेक्टर सरफेस होगा। क्लियर। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्फेरिकल मिरर हमें ऐसा लगता है कि यह किसी स्फीयर का पार्ट है। देखिए, ये किसी स्फीयर में से काट करके निकाला गया है, स्फीयर में से काट करके निकाला गया है, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया है स्फेरिकल मिरर बाबू। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये हमारा पहले नंबर का डायग्राम है, ये हमारा दूसरे नंबर का डायग्राम है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर होता क्या है बाबू। कन्वेक्स हिंदी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, तल जिसका उठा हुआ हो। तल मतलब कौन, परावर्तक तल। तो आप देख पा रहे होंगे बाबू इस डायग्राम में आप देखिए तो अंदर वाले सरफेस को सिल्वराइज किया गया है और ऊपर उठा हुआ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस जो है वो उभरा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं बाबू कनकेव मिरर। तो इस तरीके से दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो गए, कनकेव और कन्वेक्स। बेसिकली प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह के मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह का, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। ठीक है, अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके फिर प्रॉपर्टीज, जो इमेज बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं बाबू। इसके लिए आप आइए देखिए, बीच में डायग्राम एक बनाया गया है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे बाबू कि यह पी डैश ये एक ऑब्जेक्ट है, पी डैश ये एक ऑब्जेक्ट है। और अब देखा जाए बाबू, ऑब्जेक्ट के पॉइंट पी से दो रेज चल रहे हैं और इन दोनों रेज का यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद जब ये आगे जा रहे हैं, बैक हो रहे हैं, तो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, तो पीछे बढ़ाने पर ये पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं। बिल्कुल यही फेनोमेना पॉइंट पी डैश के साथ, पी डैश से जो दो रेज चल रहे हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये आगे बढ़ने पर दूर होते चले जा रहे हैं, तो पॉइंट क्यू डैश पे कटते हुए फील हो रहे हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट पी डैश का इमेज क्यू डैश पे बन रहा है। तो इस तरीके से इमेज बना हम लोगों का। इमेज की खासियत अगर हम लोग बताएं, प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो हम लोग कह सकते हैं पहला प्रॉपर्टीज की इमेज हमारा आभासी और सीधा होता है बाबू। यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये उल्टा नहीं है, ये सीधा है, यहाँ पे सीधा आपको लिख लेना होगा। उसके बाद पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी आप देखिए कि यह कहाँ बनता है बाबू, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। और ख़ास बात
कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो बराबर होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रॉपर्टी आप देखिए बाबू कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज हमारा वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नया टर्म हमें मिल रहा है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन को हमने यहाँ नीचे में समझाने का प्रयास किया हुआ है। लैटरल इन्वर्सन को इस बात को समझने के लिए इस लेटर F पे फोकस कीजिए अभी। ये जब इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। आप जब देख रहे हैं बाबू तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का ये लेफ़्ट वाला पोर्शन इमेज के राइट में अपीयर है और ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोर्शन, ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोर्शन इमेज के लेफ़्ट में अपीयर है और ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट वाला पोर्शन इमेज के राइट में अपीयर है। तो यही होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एंड राइट पोजीशंस जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज होने की यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। ठीक है। अब ये लैटरल इन्वर्सन बाबू कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे F के साथ हमें फील हुई, लेकिन अगर यह वर्ड हो M तो M के साथ इसका अगर हम प्लेन मिरर के दूसरी ओर इमेज भी देखें तो बिल्कुल M ही दिखाई देगा। कारण क्या है बाबू, तो इसको अगर वर्टिकली दो पार्ट्स में बांटा जाए तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं बाबू, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट एकदम सिमिलर हैं। इसीलिए इसके साथ लैटरल इन्वर्सन की कोई फीलिंग हमें नहीं होती है। ठीक है। जबकि F जो अभी हमने देखा, F को अगर काटा जाए दो पार्ट्स में तो आपको एग्जैक्ट सिमिलर पार्ट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसके लैटरल इन्वर्सन की फीलिंग हमें होती है। ठीक है बाबू। तो हम लोग किस ऑब्जेक्ट के साथ लैटरल इन्वर्सन की फीलिंग नहीं होगी और किसके साथ होगी, अगर ये समझना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे और अगर वो दोनों इक्वल हाफ्स एकदम सिमिलर हो गए, मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली सिमेट्रिक हो गया तो उसका इमेज में लैटरल इन्वर्सन की फीलिंग हमें नहीं होगी। और अगर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हुआ, वो वर्टिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि उसके साथ लैटरल इन्वर्सन की फीलिंग हमें होगी। ठीक है। और यही लैटरल इन्वर्सन का ही कारण है बाबू कि कुछ इमरजेंसी गाड़ियों, जैसे एम्बुलेंस की आप बात देख पा रहे होंगे बाबू, एम्बुलेंस के आगे में एम्बुलेंस को लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। एम्बुलेंस के आगे में एम्बुलेंस को लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उस एम्बुलेंस के आगे चलने वाली गाड़ियां जब अपने मिरर में उसका इमेज देखे तो जो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में एम्बुलेंस लिखा हुआ है उसका जब इमेज बनेगा सामने वाले ड्राइवर के मिरर में तो एक बार फिर से लैटरल इन्वर्सन होगा और वो इमेज बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एम्बुलेंस हो गया, फायर हो गया। ठीक है। फायर में भी FIRE ऐसे नहीं लिख करके लिखा हुआ रहेगा, FIR ऐसे और E, ये भी लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे ही पुलिस की गाड़ियों पे हो गई, पुलिस की भी गाड़ियों पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा POLICE, ये लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि जब इसको आगे ड्राइवर देखे तो उसको सीधा दिखाई दे। क्लियर। तो इस तरीके से लैटरल इन्वर्सन हमारे लाइफ के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेनोमेना हो गया और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये अभी हमने जो कहा कि एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस या फिर फायर पर या फिर पुलिस पर ये लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों लिखा हुआ रहता है, ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। क्यों एम्बुलेंस या पुलिस या फायर, ये सारी जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं उस पर लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों लिखा गया रहता है, इस बात को हम समझ गए। अब हम प्रयास करते हैं आगे की बातों के समझने का। आगे जब हम लोगों ने देख लिया प्लेन मिरर से इमेज कैसे बना, तो बात आती है स्फेरिकल मिरर की। देखिए हम लोग स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स पढ़ने चाह रहे हैं, गोले दर्पण के भाग पढ़ने चल रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसको समझने के लिए बाबू नीचे आप देख पा रहे होंगे पहला नंबर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस पहले नंबर डायग्राम में यहाँ देखा जाए बाबू, ये मिरर, ये एक कनकेव मिरर है और ये एक कन्वेक्स मिरर है।
ये कनकेव मिरर भी लग रहा है कि एक स्फीयर का पार्ट है, ये कन्वेक्स मिरर भी लग रहा है कि एक स्फीयर का पार्ट है। तो हर स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, वैसे यहाँ इसका भी अपना एक सेंटर है। इसी सेंटर को हम लोगों ने नाम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? हम कह सकते हैं बाबू कि स्फेरिकल मिरर ऐसा लगता है कि किसी स्फीयर का पार्ट है और उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बाबू दूसरा टर्म, जैसे हमने कहा कि किसी स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का अपना एक रेडियस भी होता होगा, उसके रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको यहाँ हमने इंडिकेट करके रखा हुआ है। ठीक है। डेफिनेशन इसका भी वही देंगे। क्या चीज़ बाबू? हम देंगे कि स्फेरिकल मिरर जो है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, किसी स्फीयर का पार्ट होता है। इसी स्फीयर के पार्ट को हम लोग कहते हैं बाबू क्या चीज़? इसी स्फेरिकल मिरर को हमने कहा कि किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद ये मिरर बाबू एम से लेकर के एम डैश तक है, एम से लेकर के एम डैश तक है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पोल। तीसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मिड पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पोल। और पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाला जो लाइन है बाबू, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले नंबर डायग्राम में ये 4 डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। हमने फिर से सुन लीजिए बाबू, स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद बाबू आप दूसरे नंबर डायग्राम पे आ जाइए बाबू। दूसरे नंबर डायग्राम पे जब आप आइएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है बाबू। और ये ऊपर 2 और नीचे 2, 4 रेज हैं। यहाँ भी ऊपर 2 और नीचे 2, 4 रेज हैं। ये चारों रेज बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, समानांतर दिखाई दे रहे हैं। जब इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है इन 4 अलग अलग बिंदुओं से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सब आकर के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं या इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं या इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 5वां नंबर पॉइंट फोकस। उसके बाद पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया है फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हमने नाम दिया है बाबू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी या फोकसांतर। ठीक है। एक और बात आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू इस डायग्राम में कि अगर हम कहें कि कनकेव मिरर में सारे पार्ट्स जो हैं, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, चाहे रेडियस हुआ, चाहे फोकस हुआ, चाहे हमारा फोकल लेंथ हुआ, सारा पार्ट्स मिरर के सामने होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे सामने है फोकल प्लेन और सेकेंडरी एक्सिस। इसको समझने के लिए हम अगले डायग्राम की ओर मूव कर रहे हैं बाबू। अगला डायग्राम हमारा है, देखिए फोकस प्लेन। यहाँ भी एक मिरर पे ये 3 रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। ये तीनों रेज आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आपस में पैरेलल हैं इसलिए एक पॉइंट से कन्वर्ज हो रहे हैं, F1 से, पॉइंट F1 से कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन फोकस पे कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं। फोकस पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट F1 पे सारा मिल रहा है। ये पॉइंट F1 कहाँ है? तो फोकस से हम लोगों ने एक प्लेन ये एज्यूम करके रखा हुआ है, ये वाला प्लेन फोकस से गुजर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसी को हम लोग कहते हैं फोकस प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ सेकेंडरी एक्सिस को समझने के लिए इस डायग्राम पे फोकस कीजिए बाबू। आपका ये पॉइंट बी हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने एक लाइन से मिला दिया है, इसको हम लोग कहते हैं बाबू सेकेंडरी एक्सिस। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के अलग अलग पार्ट्स देखें। इसमें जो 2 पार्ट्स हैं, 2 डिस्टेंसेज हैं इनफैक्ट, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा फोकल लेंथ। इन दोनों में रिलेशनशिप हम स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इन दोनों में रिलेशनशिप स्टेबल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हो गया MN, हमारा एक मिरर है। देखिए हमने लिखा है कि लेट MN इज अ कनकेव मिरर, हिंदी में लिखा है माना कि MN एक अवतल दर्पण है।
ठीक है। एक प्रकाश की किरण है ए बी जो कि मिरर पे आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हमने कहा कि अरे ए बी पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट्स अपॉन इट। ठीक है, प्रकाश की एक किरण ए बी जो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर है आपतित होती है। ठीक है, और परावर्त रिफ्लेक्शन जब इसका होगा तो यह फोकस से गुजरेगा। हमने लिख रखा कि इट गोज थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। और हमने बी से सी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया जो हमारा सेकेंडरी एक्सिस का काम करेगा। सेकेंडरी एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो सेकेंडरी एक्सिस बी सी हमारा नॉर्मल हो गया बाबू। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको दिखाई दे रहा है। और ये वाला हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए बी सी ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सी बी एफ ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ से जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आर, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। देखिए हमने यहाँ पहला बात लिख दिया है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ क्यों, तो आई इज इक्वल टू आर है। उसके बाद ये ए बी और ये पी सी, ए बी और पी सी ये दोनों पैरेलल रेज हैं और बी सी एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। कौन कौन बाबू, ए बी सी और सी बी एफ ये इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। देखिए हमने लिख दिया कि ए बी सी एंड सी बी एफ इक्वल है, क्यों, तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। बाबू आप देखिए दोनों के एल एच एस टर्म्स बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, मतलब सी बी एफ और बी सी एफ बराबर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ लिख रखा है बाबू अगले लाइन में क्या, तो सी बी एफ और बी सी एफ बराबर है। अब ये दोनों एंगल जो हैं वो इस एक ट्रायंगल के हैं। कौन कौन ट्रायंगल बाबू, सी एफ बी कहिए, बी सी एफ कहिए, बी एफ सी कहिए। तो हमने लिख दिया कि बी सी एफ जो है इसमें दो एंगल्स बराबर हैं, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा तो हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, कि सॉरी बी सी एफ इज इक्वल टू इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मतलब बी सी एफ जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो साइड्स भी इक्वल होंगे। कौन से साइड्स इक्वल होंगे बाबू, तो जो एंगल्स हमने बराबर दिखा रखे हैं उनके साइड्स। तो एंगल कौन कौन बराबर है, सी बी एफ मतलब ये वाला एंगल बराबर है तो इसके सामने ये वाला साइड बराबर होगा। और फिर ये वाला एंगल भी बराबर है तो इसके सामने ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, हमने अगले पार्ट में लिख दिया सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, आप देख पा रहे होंगे बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। इसमें सी एफ जो है बाबू ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर का कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें पोल से करना होता है। तो एक बार पूरा पी सी मेजरमेंट करके और उसमें से अगर पी एफ को घटा दें तो हमारा सी एफ बच जाएगा। देखिए हमने सी एफ के जगह पर लिख दिया है पी सी माइनस पी एफ और हमारा दूसरा लेना बी एफ। अगर अब ये हमारा मिरर बहुत छोटा हो जाए तो फिर से आदि बाबू मिरर अगर हमारा बहुत छोटा हो जाए तो ये पॉइंट बी जो है पी पर चला आएगा, पॉइंट बी पी पर संपाती होगा, कोइंसाइड होगा। ऐसे कंडीशन में बी एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं। लिख दिया हमने बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। और यहाँ बी एफ का वैल्यू कितना आया था बाबू, यहाँ पे देखिए पी सी माइनस पी एफ, तो इस वैल्यूज को यहाँ इस लाइन में ले गए। बी एफ के जगह पे हमने लिख दिया बाबू पी सी माइनस पी एफ इज इक्वल टू इधर पी एफ है। अब ये वाला पी एफ एल एच एस का पी एफ जब आर एच एस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी एफ और पी एफ मिलकर 2 पी एफ हो गया। पी सी का मतलब बाबू पी सी इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी एफ इसका मतलब फोकल लेंथ। तो पी सी के जगह पे हमने आर लिख दिया और पी एफ के जगह पे हमने एफ लिख दिया। तो आर इज इक्वल टू 2f कहिए या फिर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कहिए। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया बाबू। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, जो कि केव मिरर में हमने प्रूफ किया है। कन्वेक्स अगले स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे बाबू, अगले स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अगले स्लाइड में आप इसी बात को हमने प्रूफ कर रखा है किसमें, तो कन्वेक्स मिरर में। आइए वैसे ही बाबू हमने कहा है कि ये एम एन एक कन्वेक्स मिरर हो गया, एक रे ए बी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद यह एस की ओर गया लेकिन एफ से आता हुआ फील हो रहा है। और उसके बाद हमने सेकेंडरी एक्सिस खींचा है बी सी, जिसको कि टी तक बढ़ा दिया, तो टी बी सी हमने सेकेंडरी एक्सिस खींच दिया। तो अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ये
वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर, मैंने ए बी टी और टी बी एस बराबर, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि ए बी टी बराबर टी बी एस, क्यों? क्योंकि आई बराबर आर है, इसको फिलहाल छोड़ देना है। फिर आइए बाबू, ये दो पैरेलल रेज हैं, एक कौन कौन, ए बी और पी सी पैरेलल रेज हैं, और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, कौन सा? ये वाला रेज, मैंने टी बी एस काट रहा है, टी बी सी इसको काट रहा है। तो ये वाला एंगल जो फिर से है आई, ये इस सी पर के एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो लिखे हैं अगले लाइन में हमने ए बी टी बराबर बी सी एफ, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है, संगत है। तो उसके बाद आप देखिए बाबू, ये रे और ये रे एक दूसरे को काट रहा है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा है बाबू कि टी बी एस और एफ बी सी ये इक्वल है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने टी बी एस बराबर सी बी एफ इक्वल है, क्योंकि ये क्या है बाबू? वर्टिकली। अब देखिए बाबू, ए बी टी और टी बी एस बराबर है, तो ए बी टी का जो वैल्यू निकला और टी बी एस का जो वैल्यू निकला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। हमने अगले लाइन में लिख दिया बाबू कि सी बी एफ बराबर बी सी एफ। अब फिर वही बात, सी बी एफ और बी सी एफ इक्वल हो गया, तो फिर वहीं ये ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो गया, जिसमें दो साइड्स, एक ये बी एफ और एक ये सी एफ बराबर हो जाएगा। हमने लिख दिया कि बी सी एफ जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, जिसमें बी एफ और सी एफ इक्वल हो गए। फिर लास्ट में सी एफ को वैसे ही हमने पी सी माइनस पी एफ लिख दिया। फिर हमने कहा कि मिरर बहुत छोटा हो तो पॉइंट बी जो है वो पी पर चला आएगा, तो बी एफ बराबर पी एफ हो गया। बी एफ का जो वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा था उसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, पी सी माइनस पी एफ। अब ये पी एफ जब इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो पी सी इज इक्वल टू 2pf। इसमें भी हम लोगों का pc का मतलब r हो गया और pf का मतलब f हो गया, तो r बराबर 2f या f बराबर r/2, ये रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से बाबू हम लोगों ने रिलेशन स्टेबल कर दिया, f इज इक्वल टू r/2 तो ये, या फिर r इज इक्वल टू f2f, ये दोनों में ही हमने प्रूफ कर दिया, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन प्लेन से तो हम लोग देख चुके हैं, कनकेव और कन्वेक्स दोनों से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस बात को समझने के बाद पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। अगले 2 लेक्चर में हमारा यह रिवीजन का पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर आपके डाउट के बाद हम लोग नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।